हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट सितंबर 2026 में साइंस से आने वाले एमसीक्यूज़ के बारे में देखेंगे। हम इसे अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। साइंस का कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है। ये 6 से 8 तक के एनसीईआरटी से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसे एमसीक्यूज़ के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी हम लगाते रहेंगे। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करूँगी जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, पेपर में आने वाले हैं। तो अब एक एक करके हम बाकी प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे और आप लोग देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही हम लोग अपने पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को कवर कर पाएंगे, क्योंककि बहुत टफ पेपर में क्वेश्चन नहीं बनते हैं साइंस से। तो हम इसके एमसीक्यूज़ के माध्यम से लगाते रहेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो उसमें के लिए कौन सी आवश्यक गैस होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऐसी आवश्यक गैस होती है जिसका यूज़ अगर हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, अगर ना हो तो नहीं होगी। तो इसका आंसर हमारा जो रहने वाला है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो इसके बारे में हम कुछ थोड़ा डिटेल से भी पढ़ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आखिर होती कैसे है। तो चलते हैं अपने पॉइंट पर, देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधों का भोजन बनाने की प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे, तो इसके लिए कुछ कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जिसमें कच्चे माल के रूप में हम सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, इन सभी की ज़रूरत होती है। और इन सभी गैसों या पदार्थों के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वो इन सभी पदार्थों के माध्यम से अपना भोजन खुद ब खुद बना लेते हैं। तो क्योंकि पौधे जो भोजन बनाते हैं, कई बार क्वेश्चन बनता है कि पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। तो पौधे अपना जो उनकी हरे पार्ट्स होते हैं, जैसे तना है, पत्ती है, या फिर जहाँ जहाँ पर उनके हरे भाग होते हैं, उन सभी भागों के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन पत्तियाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं पौधों में जो हरी होती हैं, तो इसलिए पत्तियों से ज़्यादा भोजन बनता है। उसके अंदर जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश और जल CO2 इन सभी के माध्यम से पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना भोजन बना लेते हैं। पौधों के अंदर जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। ग्लूकोज ह्यूमन में तो आप ग्लूकोज कह सकते हैं, लेकिन पादपों में जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है। पौधे कुछ जो भोजन बनाते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो कुछ स्टोर करके रखते हैं वो स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। तो आगे हम देखते हैं, थोड़ा इसको लिखित तरीके से देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इसमें जो पदार्थ यूज होते हैं, जैसे मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से कि किस गैस का यूज़ करके पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। लेकिन कई बार और भी तरीके से पूछ लेते हैं कि और कौन से पदार्थ हैं, तो उसमें और हो जाएंगे, पानी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये चारों पदार्थ जो होते हैं ये मिलकर के प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं। जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, और CO2 जल मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन वातावरण में निकल जाती है। जब ये क्रिया होती है तो इसमें एक गैस निकलती है जो कि ऑक्सीजन है। सामान्य तौर पर एक क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें। तो ऑक्सीजन जो हमें होती है वो पेड़ पौधे से मिलती है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि CO2, H2O और सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट हो, क्लोरोफिल होगा, इन चारों पदार्थों की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12O6 है। और ये ग्लूकोज बनाने के साथ साथ ऑक्सीजन के 6 अणुओं को रिलीज़ करते हैं। यहाँ पर जो अभिक्रिया लिखी हुई है वो मेन पदार्थ लिखे हुए हैं, बट ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके 6 अणु लगेंगे और जल के जो होते हैं वो 12 अणु लगेंगे। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु मिलकर के सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो होता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाते हैं। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में देख ही लिया।
तो अगले क्वेश्चन पे जब हम अपने चलते हैं तो देखते हैं पहले अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है यकृत। यकृत जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसे हम लीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, उसका जो रंग लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो होता है रक्त लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन के पहले हम ब्लड के बारे में कुछ पॉइंट क्लियर करेंगे कि ब्लड, क्योंकि कहीं क्वेश्चन जो बन जाते हैं वो इन पॉइंटों से भी बन जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो चमकीले लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन प्लस, यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा कि ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन युक्त रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन विहीन जो ब्लड होता है वो गुलाबी रंग का होता है। और एक पॉइंट हमारा है कि सयानता, ब्लड की सयानता कितनी होती है? तो ब्लड की जो सयानता होती है वो 4.7 होती है, या अनुपात की जगह पर दशमलव होगा, 4.7 होती है। रक्त जो होता है, क्वेश्चन पूछा था कि रक्त जल से भारी होता है या फिर हल्का होता है? तो रक्त जो होता है वो जल से भारी होता है। या अपारदर्शी चिपचिपा तरल पदार्थ, जो कि तरल संयोजी ऊतक भी इसे हम कहते हैं। जो ब्लड हमारा होता है अपारदर्शी चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, और ये तरल संयोजी ऊतक भी होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? तो ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। जिसकी प्रकृति होती है वो हल्का क्षारीय होती है। सामान्य मनुष्य में या फिर एक स्वस्थ व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा है वो 5 से 6 लीटर होती है। ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? पॉइंट है कि ब्लड का जो जो ये ब्लड है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो बह रहा है, इसका निर्माण मेनली कहाँ पर होता है? इसका कोई अंग है या कोई ऊतक है जिसके अंदर ब्लड का निर्माण होता है? तो वो हमारी अस्थि मज्जा है, जहाँ पर ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड के जो 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा है, एक रक्त कोशिका। तो प्लाज्मा जो होती है ये हमारा ब्लड के अंतर्गत देखा जाए तो एक पारदर्शी हल्का पीले रंग का तरल भाग होता है, जो कि स्वाद में क्षारीय होता है। और इसके अंदर आपने देखा होगा कई बार आपको चोट लग जाती है, आपको चोट लग गई, आप ब्लड निकलने लगा, तो थोड़ी देर तक निकलता है, फिर अपने आप ही ब्लड रुक जाता है। तो वो क्यों रुक जाता है? क्वेश्चन बनता है ना कि वो क्यों ब्लड रुक जाता है। कुछ तो इसमें ऐसा होगा जो इससे ब्लड का थक्का जम जाता है। तो ब्लड का थक्का जमाने के लिए जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर एक फाइब्रोनोजिन और एक प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण ब्लड का थक्का जम जाता है। और एक प्रोटीन हमारी होती है इम्यूनो हीमोग्लोबिन, एक मिनट, इम्यूनो हीमोग्लोबिन, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करती है। अगर ब्लड में किसी प्रकार का कीटाणु चला गया तो उसे मारने के लिए, वो ब्लड को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसमें इम्यूनो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। बाकी जो हमारे रक्त कोशिका के भाग हैं, रक्त कोशिका के WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इन सभी के बारे में आप लोग मैंने शॉर्ट वीडियोस में करा रखा है। आप 1-2 मिनट की वीडियोस हैं, आप लोग वहाँ से जाकर इसे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी कम टाइम में और ज़्यादा कवर करने की कोशिश वहाँ पर की है, और काफ़ी अच्छे तरीके से, ईजी तरीके से। आप लोग किसी और भी पेपर में अगर पेपर देना चाहें तो वहाँ से आप लोग साइंस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। जितने ज़्यादा लोग इसे देखेंगे उनके लिए हेल्पफुल होगी। और लाइक भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो उसके लिए हमारी बॉडी में जो होते हैं, हृदय में जो होते हैं 4 कक्ष होते हैं। 2 हमारे आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कपाट लगे हुए हैं। इस कपाट के ऊपर के जो हमारे पार्ट हैं वो आलिंद हैं, लेकिन जब दोनों नीचे की तरफ दोनों हमारे ही, इन्हें हम निलय कहते हैं। ह्यूमन जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद, 2 निलय। अगले क्वेश्चन पर हम अपने चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? तो 37 सेंटीग्रेड हो गया। अगर इससे कम हुआ तो आपको ठंड लगेगी, और ज़्यादा हुआ तो कहते हैं कि बुखार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? ध्वनि जो होती है वो निर्वात में क्यों नहीं चलती है? तो ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। तो ध्वनि में निर्वात में क्यों नहीं चलती? क्योंकि निर्वात में माध्यम नहीं होता है। ध्वनि को चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर कोई माध्यम प्रेजेंट है तभी ध्वनि गमन करेगी, और नहीं है तो नहीं गमन करेगी। दूसरी तरफ हमारा जो प्रकाश होता है, यहाँ से जो हमारा पॉइंट है कि प्रकाश में नहीं होता है, ये इससे कोई मतलब नहीं है मेरा। लेकिन जो ध्वनि होती है वो, प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है वो निर्वात में गमन करता है, लेकिन ध्वनि जो हमारी होती है वो निर्वात में गमन नहीं करती है।
ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को किसी भी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा जो आंसर इसका रहने वाला है वो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या माध्यम नहीं होता है निर्वात में, इसलिए ध्वनि गमन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो जल होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वह है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ज से जल है तो ज से जाइलम है। एक सिंपल ट्रिक रहती है जिससे हम पहचान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर बनेंगे अगर ऊतक से तो यही जाइलम फ्लोएम इन्हीं से बनेंगे। तो जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। तो इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जो ऊतक होते हैं, ऊतक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे होते हैं विभिजोतक ऊतक, दूसरा स्थायी ऊतक। फिर हम जब स्थायी ऊतक को भी बांटते हैं तो स्थायी ऊतक भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक होता है, एक जटिल ऊतक। तो जो ये हमारे जाइलम और फ्लोएम हैं, ये हमारे जटिल ऊतक के अंतर्गत आते हैं। तो जटिल ऊतक में जो जाइलम होता है, तो आप देखते हैं कि जल एवं खनिजों का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, और यह एक मुखी होता है, नीचे से ऊपर की ओर गमन करता है, क्योंकि जल हमेशा जड़ों से मिल प्राप्त होता है। पौधे हमारे जड़ों से जल को ग्रहण करते हैं और वो एक दिशा में ऊपर की ओर उसे भेजते रहते हैं। वो बाकी शाखाओं में खुद ब खुद बढ़ता रहता है, वो एक मुखीय होता है। लेकिन फ्लोएम जो हमारा होता है ये भोजन का परिवहन करता है, और भोजन जो होता है वो पत्तियों में इसका निर्माण होता है। जो पत्तियां पाई जाती हैं, पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, और पत्तियां पूरे पादप पे जो ऊपर की तरफ होती हैं, शीर्ष भाग पे बिखरी हुई होती हैं। तो उन एक एक पत्ती से, प्रत्येक पत्ती से जो भोजन होता है वो नीचे की तरफ आता है, और ये 2 मुख, क्योंकि नीचे की तरफ भी आया, फिर कुछ तने हैं, तनों में जाएगा, तो इसलिए ये 2 मुखीय होता है। तो भोजन जो हमारा क्वेश्चन रहा था कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। लेकिन जब पूछा जाए कि भोजन का परिवहन, तो फिर फ्लोएम द्वारा होता है। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है वो है नींबू। विटामिन सी की जो कमी से रोग होता है वो स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? बिजली का जो अच्छा सुचालक है तो रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, तांबा। तो इसमें इसका आंसर रहने वाला है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन के दौरान जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, तो इसमें कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सोना, लोहा, हीरा, चांदी। तो सबसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ जो है वो है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? जो बल होता है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो जब हम इसके बारे में देखते हैं तो न्यूटन जो होता है वो बल का एसआई मात्रक होता है। मैंने मात्रक और उनकी राशियों के बारे में भी शॉर्ट वीडियो में करा रखे हैं, आप लोग वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा, मैंने अपने चैनल पर ही करा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन जो मुख्यतः होता है वो छोटी आंत में होता है। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ होता है? तो वो मुख में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा, जो पौधे होते हैं अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा? तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? जो विद्युत बल्ब होता है इसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं तो आप लोगों से एक क्वेश्चन की तो अपेक्षा रख ही सकती हूँ, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो फीमर है, जो कि पैर की जांघ वाले भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसे आने में कितना टाइम लगता है? तो वो 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। इसका आंसर रहेगा 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? जो ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है वो कौन सा है? तो वो हमारा है सौर ऊर्जा। इसका आंसर रहेगा सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पौधे में भोजन का स्थानांतरण जो होता है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो, अपने फ्रेंड से भी बोलो कि शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे और आप सभी को हेल्प हो सके इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो, जितनी भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए करवाऊँ, वो सभी सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर थैंक यू फ्रेंड्स।